नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की न्यायपालिका के एक बहुत महत्वपूर्ण कानून के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। दोस्तों, ये कानून हमें बताता है कि कोर्ट के अंदर साक्ष्य को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, एविडेंस कोर्ट में कैसे दिए जाएंगे। ये कानून 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा स्वीकार किया जाता है और फिर 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू हो जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें ये बताता है कि कोर्ट के अंदर एविडेंस किस तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे। आज हम इसके बारे में ही डिटेल से चर्चा करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है, इनकी कौन कौन सी धारा इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ हमारा जो पहला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, जिसको बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया गया है, इन दोनों में क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं और क्या बदलाव हुए हैं। अगर आप में से भी किसी का कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर एविडेंस कैसे दिए जाएंगे, या आपका भी कोई केस एविडेंस, गवाही या सबूत पर चल रहा है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर हम साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण या फिर एविडेंस, जो किसी भी केस को सॉल्व करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये बताया गया है कि कौन से साक्ष्य किसी केस में प्रूव करने के लिए रिलेवेंट होंगे और किन एविडेंस को कोर्ट के द्वारा एडमिसेबल यानी कि स्वीकार किया जाएगा। जो मैंने आपके साथ अभी सब यूज किए हैं, एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी, दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन सबको बहुत ही डिटेल से डिफाइन करता है। इसी के साथ अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले इसकी धारा 170 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील करती है दोस्तों, जिसको सर जेम्स स्टीफन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। अगर हम एविडेंस का लिटरली मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है एविडेंस जो है लैटिन वर्ड एविडेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू बी क्लियर, चीजों को स्पष्ट करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 4 चैप्टर और 11 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है। अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो केवल इसमें से इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 113 को ही हटाया गया है, और अगर नई चीजें जोड़ने की बात करें तो केवल इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जोड़ा गया है। आइए चलिए बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन किन चीजों पर लागू होता है। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 बताती है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड के बारे में। जहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये संपूर्ण न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर है। इसी के साथ कोर्ट मार्शल भी इनके अंदर लागू है। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किन किन जगहों पे नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो एफिडेविट, शपथ पत्र। अगर आप लोगों ने शपथ पत्र देखा हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। जी हाँ दोस्तों, एफिडेविट को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं रखा गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है। इसी के साथ साथ मीडिएशन की प्रोसीडिंग पर भी और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। चलिए बात करते हैं इसकी धारा 2 के बारे में, जो बात करती है डेफिनेशन क्लोज के बारे में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी संपूर्ण जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर होती है। इसी के साथ जो डेफिनेशन क्लोज है उसका 2A हमें डिफाइन करता है कि कोर्ट क्या है, आखिर क्या होता है कोर्ट। दोस्तों, आप सभी ने सोचा होगा कि कोर्ट कोई रूम होता है या फिर कोई बिल्डिंग होती है, लेकिन नहीं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 का क्लोज A ये क्लियरली डिफाइन करता है कि कोर्ट का मतलब होता है ऑल द मजिस्ट्रेट, ऑल द जजेस, ऑल द पर्सन जो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड हैं। लेकिन यहाँ पर मीडिएटर नहीं आते हैं। इसमें कंज्यूमर कोर्ट भी शामिल है। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन क्लोज की बात करें तो वो है 2B, जो बात करती है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत के बारे में। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये है कि कोई बात इतनी ज़्यादा रिलेवेंट है किस चीज़ से, जो कंप्लीट निष्कर्ष निकाल रही है कि ये व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। फॉर द एग्जाम्पल, जैसा कि हमारे पुराने दांडिक कानून IPC के अंदर बताया गया था कि कोई भी बच्चा अगर 7 साल से कम का है, वो किसी भी ऑफेंस को करने के लिए अनेबल है, वो असक्षम है।
क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए मेंसरिया का होना बहुत ज़रूरी है और 7 साल से कम आयु का बच्चा कोई भी आपराधिक मन के साथ किसी भी काम को नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में एक कंक्लूसिव प्रूफ है। इसके बाद अगला डेफिनेशन क्लॉज आता है 2C, जो बात करता है डिसप्रूफ के बारे में। अगर कोर्ट ये विश्वास कर ले कि किसी भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है तो वो डिसप्रूफ माना जाएगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज के 2D के बारे में, जो बात करती है डॉक्यूमेंट। दोस्तों दस्तावेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो किसी फॉर्म पर लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। जैसे कि किसी कागज़ पर कुछ लिखा होना, किसी नोट पर कुछ लिखा होना, किसी दीवार पर, किसी पुस्तक पर, किसी भी मटेरियल थिंग पर अगर आपके द्वारा या किसी के भी द्वारा कुछ लिखा गया है तो वो डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट के अंदर 2 नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन किया है फ़ोन पे के द्वारा या कोई व्हाट्सएप की चैट, यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्डिंग, ये सभी अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में डॉक्यूमेंट मानी जाएंगे। इसके बाद अगला डेफिनेशन क्लोज है 2E, जो बात करता है एविडेंस। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एविडेंस का मतलब होता है कोई भी प्रमाण या फिर साक्ष्य। अगर हम बात करें एविडेंस कितने तरह के हो सकते हैं, तो एविडेंस केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 2 तरह के बताए गए हैं। एक ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक बोल करके साक्ष्य को देना, या फिर दूसरा डॉक्यूमेंट यानी कि लिखित फॉर्म में कोई भी साक्ष्य पेश करना, कोई सबूत पेश करना, रिटन डॉक्यूमेंट कहलाता है। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो है 2F, जो बात करता है फैक्ट के बारे में। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार फैक्ट का मतलब होता है कोई भी एग्जिस्टिंग थिंग, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसका कोई अस्तित्व है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार फैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो फिजिकल फैक्ट जिसको हम भौतिक तथ्य कहते हैं, और दूसरा मेंटल फैक्ट जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बोल देते हैं। अगर कोई फैक्ट हमारे सेंस से दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल फैक्ट या फिर भौतिक तथ्य कहलाता है। अगर हम बात करें मेंटल फैक्ट के बारे में तो वो होता है दोस्तों हमारी इंटेंशन, हमारी गुडविल, हमारी इडविल, हमारी बोनाफाइड, हमारी मेलाफाइड, ये सभी की सभी हमारे मेंटल फैक्ट के अंदर आती हैं, जिसको साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में, जो है 2G, जो बात करती है दोस्तों फैक्ट एंड इशू के बारे में। फैक्ट एंड इशू को हिंदी में कहा जाता है विवादक तथ्य। जिस तथ्य को लेकर 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया है वही फैक्ट एंड इशू विवाद का विषय बन जाता है। क्रिमिनल मामलों में इसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। दोस्तों जब एक व्यक्ति किसी भी फैक्ट को स्वीकार करता है और उसी फैक्ट को सामने वाला व्यक्ति या उसको ओपोनेंट व्यक्ति डिनाय या स्वीकार कर लेता है तो वही फैक्ट एंड इशू बन जाता है। अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 2 के बारे में तो वो फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से ही डील करता है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से समझेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्लॉज के बारे में, जो है 2K, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का मतलब है सुसंगत तथ्य या तथ्यों की सुसंगति। जब एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, तो उसी को हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट या तथ्यों की सुसंगतता कहते हैं। दोस्तों फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट, इन दोनों के ऊपर ही एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 बात करता है, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चैप्टर नंबर 2 कहेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 2 पर डिटेल से एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।